नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। रांची में निमहांस 2 की स्थापना का ऐलान किया गया। झारखंड में सत्ता पक्ष में झारखंड की अनदेखी के साथ बकाया भुगतान पर चुप्पी का आरोप लगा, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बकाया का सबूत पेश करने की चुनौती दे डाली। फिलहाल बजट पर बहस का दौर जारी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बड़े दावों के साथ देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बजट की घोषणाओं को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। लोकसभा में सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो हर एक रहस्य से पर्दा उठता चला गया। इस बजट में झारखंड को भी सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने रांची में मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 नए हॉस्पिटल की स्थापना और उन्नयन करने की बात कही है। साथ ही उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना का भी ऐलान किया गया। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। केंद्रीय बजट में रांची में बेंगलुरु की तर्ज पर निमहांस 2 की स्थापना की बात कही गई है। ऐसे में क्या ये रांची में केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का अपग्रेडेशन है या फिर बेंगलुरु की तर्ज पर नए संस्थान का निर्माण किया जाएगा? ऐसे में बजट की डिटेलिंग का इंतजार किया जा रहा है। एक तरह से संतुलित बजट था, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें निमहांस की योजना के बारे में बताया गया है। निमहांस 2 की स्थापना यहाँ की जाएगी। जैसा बेंगलोर में केंद्र सरकार का मनोचिकित्सा केंद्र है, काफी बड़ा, उससे काफी पूर्वी भारत के रोगियों को लाभ होगा। जिस तरह से बंगाल को मिला है हमारे पड़ोसी राज्य में, उस तरह से झारखंड को स्पेशल मिला है, मगर कम मिला है। झारखंड के विशेष तौर पे कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पर एक जो निमहांस 2 की स्थापना की बात हो रही है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय बजट की नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सराहना की और दावा किया कि बजट में राज्य सरकार के विकास को लेकर बहुत मौके हैं, बस राज्य सरकार को उसे समझने और उस पर काम करने की जरूरत है। बजट में इतना कुछ दे रखा है, अब कौन प्रदेश कितना ले सकता है निर्भर उस पर करता है। हालांकि जिस ऐलान पर नजर झारखंड सरकार की थी वो था झारखंड के बकाए 1,36,000 करोड़ के भुगतान से जुड़ी हुई, जिससे जुड़ी कोई घोषणा नहीं होने से कांग्रेस निराश दिखी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहले ही बजट को लेकर निराशा जाहिर की थी। पूरी तरह से बोगस है और जो लोगों की उम्मीदें थी उससे कहीं न कहीं लोग निराश हुए हैं। क्रांति रेट में लगातार जो है सो वो डिक्रीज किया जा रहा है पैसा, और दूसरी तरफ आप ऐसे उसने देखिए, भारत सरकार चाहती है कि झारखंड ऐसे राज्य जो उसको और कमजोर करें और त्राहिमाम पैदा कर दें। राज्य सरकार की ओर से बकाया भुगतान की मांग उठाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कमान संभाली और सबूत पेश करने पर केंद्र सरकार से बकाया भुगतान साथ में मिलकर करने की बात कही। एक बार आप राज्य के लोगों को बताइए कब का किस मत का क्या बकाया है, ताकि पूरे राज्य की 4 करोड़ के करीब आबादी है। सब लोग आवाज उठाएंगे, हम भी आवाज उठाएंगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना केंद्रीय बजट में झारखंड को क्या मिला और किस चीज पर छला गया, इसका पता बजट की डिटेल्स आने पर ही चल सकेगा। लेकिन तब तक बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय बजट को लेकर जेएमएम की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। जेएमएम का कहना है कि इस बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं है। झारखंड का बकाया पैसा भी नहीं मिला और ना ही बजट में राज्य के लिए कोई खास प्रावधान ही किया गया। झारखंड को बहुत उम्मीद थी इस बजट से। हमें अनुमान था कि जो हमारा बकाया राशि है और यहाँ के जो आदिवासी बहुल राज्य को देखते हुए केंद्र सरकार बजट में विशेष प्रावधान करेगी, लेकिन ये बजट ने झारखंड को निराश किया। इसके साथ साथ देश में पहली बार बजट पेश हुआ जिसमें
किसान का, खेती का, सिंचाई का, और जो पार्टी बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उन्होंने न खेत और किसान और किसानों के आय के वृद्धि के बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश किया और इस बजट की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने वाला यह बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग सभी वर्गों की उम्मीदों को पूरा करता है। सशक्त करने का बजट है और इस बजट के लिए मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत झारखंड वासियों की ओर से बधाई। राजधानी रांची में आग का तांडव देखने को मिला। हाथगढ़ा बस स्टैंड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक साथ 6 बसों में आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सभी बसें जलकर खाक हो चुकी थीं। बस मालिकों ने इस आग के पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की। आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। धू-धू कर जल रही ये बसें, आग की उठती ऊंची लपटें, आसमान को छूते काले धुएं का गुबार, मानो कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ है जो इसकी चपेट में आएगा वो जलकर खाक हो जाएगा। आग के तांडव की ये तस्वीर रांची के हाथगढ़ा बस स्टैंड की है, जहां बस स्टैंड में खड़ी कई बसों में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में एक बस में आग की लपटें देखने को मिली, जिसके बाद स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। आग की लपटें इतनी तेज हो गईं और देखते ही देखते इसने दूसरी बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 6 बसें इसकी चपेट में आईं और जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं। यहाँ पर जो 6 बसें खड़ी थी उसमें अचानक से आग लग गई और जिस वजह से जो आग की लपटें हैं वो लगातार बढ़ती गई और दूसरे बसों को भी अपने चपेटे में लिया। अरे बहुत यहाँ एक दमकल का रेगुलर जरूरत है, 24 घंटा यहाँ पे जरूरत है एक दमकल के लिए, 24 आवर की एक दमकल यहाँ पे जरूरत है। अगर दमकल यहाँ पे रहता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कैसे लगी आग? पहले आग कैसे लगी है तो मेरे लोग को भी नहीं मालूम है कि आग कैसे लगी। पहले भी हो चुकी है। हाँ, पहले भी इस तरह के 2-3 मरतबा हो चुकी है। बस मालिकों को ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर बसों को आग के हवाले किया है। सबसे हैरानी की बात तो ये कि जिन बसों में आग लगी उनमें से कोई भी एसी बस नहीं थी। एसी बसों में आमतौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बार आग लगती रही है, लेकिन हाथगढ़ा बस स्टैंड में जिन 6 बसों में आग लगी उनमें से कोई भी एसी बस नहीं थी। एक साथ 6 बसों में आग लगने की घटना को एक बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक बस मालिकों ने कई बार प्रशासन से अनुरोध भी किया था कि स्थायी तौर पर दमकल की गाड़ियों को बस स्टैंड में रखा जाए, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लाख करोड़ों 1.5 करोड़ का गाड़ी यहाँ पर रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए दमकल रहना जरूरी है। 1 महीना रहा था दमकल, तब उसके बाद चला गया, नहीं रहा, इसलिए बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर भी चाहिए। हाथगढ़ा बस स्टैंड में भीषण आग लगी की ये घटना पहली नहीं है। बस स्टैंड में कई बार भीषण आग लग चुकी है, जिसमें एक बार तो ड्राइवर और खलासी दोनों की मौत तक हो गई। 2023 में आग की भयावह तस्वीर हाथगढ़ा बस स्टैंड से सामने आई थी। उस दौरान बस स्टैंड में खड़ी 9 बसें जलकर खाक हुई थीं। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड में सैकड़ों बस रहते हैं, लेकिन अगलगी जैसी घटना से निपटने के लिए दमकल की एक भी गाड़ी यहाँ नहीं मौजूद होती। जरूरी है प्रशासन इस पर गंभीर हो, खासतौर से इस तरह की घटनाएं न हो। और जो लोग हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ हमेशा रहनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं होने पर उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पीछे झाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी तेज लपटें और उससे निकलता धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आग की लपटें देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंचे रेल सुरक्षा कर्मी और रेल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया।
लोगों ने कहा कि इस आग में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पीछे दुकान में थे, दुकान में रहते हैं, दुकान से पता चला एक बार धुआं उठने लगा। अभी आग में नियंत्रण पाया गया। पोस्ट से ही धुआं दिखाई दिया तो सारे लोग दौड़ करके आए, जितने भी थे सारे टाइम पर, और आकर के आग को बुता दिया गया। बड़ी खबर पलामू से, जहां अंधविश्वास की आड़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना पांकी थाना क्षेत्र के कुशडी गांव की है। मृतक के नाम विजय भुइया, उनकी पत्नी हेमंती और बेटा छोटू है। हत्या का आरोप गांव के ही रविंद्र और प्रमोद भुइया पर लगा है। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार बताए गए हैं। घटना में एक लड़की घायल है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि रविंद्र और प्रमोद के पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद नाराज दोनों आरोपियों ने पड़ोसी विजय भुइया के परिवार पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच में जुट गई है। किसका किसका मर्डर हुआ है? ससुरवा के और ससुरा के और देवरवा के। 3 लोग। कौन मारा है? नाम भुला जाते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। नाम बोल पाऊँ तब नाम बताइए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के दौरे पर हैं। सीएम हेमंत सोरेन तिनसुकिया में ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम की ओर से आयोजित आदिवासी महासभा में शामिल हुए। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर बसे लाखों आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर जो भी हमला करेगा, हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। ये लड़ाई सम्मान, अधिकार और न्याय की है और इसमें आदिवासी समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। आज कम से कम देश के 75 साल हुए आजाद हुए। चाय बागानों के और चाय बागान पर आश्रित रहने वाले लोग के प्रति कहीं न कहीं राज्य ही नहीं, पूरे देश में भी इस विषय को मजबूती से रखना चाहिए कि आज इनकी दशा कैसे सुधरे। आज उसी को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं और ये बातें मुझे लगता है कि थोड़ी अब दूर तक जानी चाहिए। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के गुलमोहर पार्क में हुई मारपीट के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और लालपुर चौक को जाम कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि सड़क पर रोककर मधेश्वर सिंह और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई, साथ ही लूटपाट को भी अंजाम दिया गया और यही वजह है कि महेश्वर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर लालपुर चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। कार्रवाई तो हुई हालांकि तुरंत, लेकिन जिसमें से जो सारे गुनहगार थे सारा नहीं पकड़ा, जिसमें 2 को पकड़ा गया, बाकी जो इन्वॉल्व था वो सब का कोई किसी का खबर नहीं। मोहल्ले में बार बार कांड होते रहती है, चोरी और दारू जबरदस्त दिखता है मोहल्ले में। मैंने लालपुर के वक्त मैं कंप्लेंट किया, भाई लालपुर थाना आता है दारू को लेकर नहीं बंद कर पाया। भाई हम लोग लिख कर दिया कि इसको देखा जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बोकारो से, जहां पर पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 8 जिंदा गोली, धमकी भरे हुए पर्चे और एक कार को जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी बांती रेलवे साइडिंग में रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग करने जा रहे थे। पिछले सितंबर 2025 में रंगदारी की मांग को लेकर ट्रैक्टर चालक के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें ट्रैक्टर चालक घायल हो गया था। सभी अपराधी जो हैं दहशत फैलाने के मकसद से ही फायरिंग करने की तैयारी में थे। इनसे और डिटेल में पूछताछ की गई कि कहाँ जा रहे थे, कौन है, तो इनके द्वारा बताया गया जो पूर्व में, अगर आपको याद होगा,
सितंबर में एक फायरिंग हुई थी बांडी साइडिंग में। उनके द्वारा बताया गया कि वो घटना जो है हम ही ने अंजाम दिया था, और क्योंकि उससे अभी तक हमें पैसा मिला नहीं, तो उसी घटना को और अपना पुख्ता करने के लिए और दोबारा प्रेशर बनाने के लिए हम वहीं जा रहे थे दोबारा से घटना को अंजाम करने। दुमका में जेएमएम के 47वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 फरवरी को गांधी मैदान में समारोह का आयोजन होगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन समेत कई सांसद विधायक मौजूद रहने वाले हैं। आयोजन को लेकर पूरे शहर को हरे झंडे, बैनर और पोस्टरों से सजा दिया गया है। गुरुजी शिबू सोरेन, बसंत सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीरों से पूरा शहर पटा हुआ है। मोर्चा के 47वें झारखंड दिवस को लेकर दुमका के गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकर्ता और समर्थक यहां पर दिन रात जुटे हुए हैं। कल 2 फरवरी को झारखंड दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जो है वो अंतिम रूप देने के लिए कार्यकर्ता और समर्थक जुटे हुए हैं। कल दोपहर का वक्त होगा जब यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो देर रात तक चलेगी। संथाल परगना के कई विधायक और मंत्री, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। पूरी शहर जो है हरे रंग से पट चुका है और हरे रंग का झंडा, बैनर, पोस्टर से पूरे शहर को पाट दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी होगी कल। विधायक बसंत सोरेन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, और पहला ऐसा इस बार मौका होगा जब दिसम गुरु के निधन के बाद यह पहला मौका होगा जब झारखंड दिवस मनाया जाएगा। देर रात तक चलने वाला ये कार्यक्रम में कई विधायक, मंत्री जो हैं वो लोगों को संबोधित करेंगे और किस तरीके से पार्टी अपना आगे का काम करेंगी, किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगी, उसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। और आने वाले समय में किस तरीके से सरकार अपनी काम काजों को कर रही है वो यहाँ पर जो है लोगों को बताएंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। तो जोहार झारखंड में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।